अच्छा जी, तो ये पहला चैप्टर है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे तो लगा इस बुक का, क्योंकि इसमें पूरी एक हिस्ट्री बताई गई है कि ये जो मॉडर्न साइंस है ये असल में है क्या, और ये इसका आगाज़ इसको 20वीं सदी का ही कहा जाएगा कि 20वीं सदी ने इसको हमारे सामने रखा। तो ये जी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से ये कहानी शुरू होती है। वैसे तो मॉडर्न साइंस पोस्ट गैलीलियो को कहा जाता है, जिसमें फिर बाद में न्यूटन वगैरह भी आते हैं। तो 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम 1916 में सर अंजाम दिया, जिसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। ये सिर्फ एक ऐसी नई ग्रेविटी की थ्योरी नहीं थी, जैसे कि ग्रेविटी के ऊपर बहुत काम आइजैक न्यूटन ऑलरेडी कर चुका था। तो ये सिर्फ एक ग्रेविटी के ऊपर ही थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये स्पेस और टाइम को एक और तरीके से उसको भी एक्सप्लेन करती थी। क्योंकि न्यूटन जो टाइम को समझता था, न्यूटन टाइम को एक फर्जी चीज समझता था जो सिर्फ एरो की तरह हमेशा सामने ही चलती रहती है। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने स्पेस और टाइम को एक एंटिटी बयान किया, और जो कि रिलेटिव है एक दूसरे से, जो कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आगे पीछे हो सकती है। स्पेस को भी आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे अगर हम इस कमरे में बैठे हुए हैं तो आप कहेंगे ये कमरा तो नहीं हो सकता, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस स्पेस जो है वो भी मैनिपुलेट होती है, और उसके इर्द गिर्द टाइम भी मैनिपुलेट होता है। जैसे कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि आइंस्टाइन के ज़माने में ब्लैक होल डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरियों, अपनी इक्वेशन की वजह से बता दिया था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज भी हो सकती है। And it was the first scientific theory that could explain not merely how objects move through the universe, यानी पहली साइंटिफिक थ्योरी थी जो सिर्फ यही नहीं बता रही थी कि कायनात में ये जितने चांद सितारे हैं ये किस तरह गर्दिश कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रही थी कि कायनात इटसेल्फ जो है, खुद कायनात जो है ये इर्तिका के अमल से गुजर रही है, यानी एक स्टैटिक नहीं है। क्योंकि आइंस्टाइन के वक्त ये बिलीफ था कि ये कायनात जो है एक जगह पे ठहरी हुई है, जैसी नजर आ रही है हमेशा से वैसी ही रही है। When Einstein began to apply his theory to describing the universe as a whole, it became clear that the theory did not describe the universe in which we apparently live। और इसमें आइंस्टाइन को खुद भी बड़ी तकलीफ हुई कि जो कॉमन सेंस हमें बताती है, जो जिस तरह कॉमन सेंस से, और ये कॉमन सेंस जो थी ये फलसफे ने दी थी हमें, ये फलसफे की वजह से। क्योंकि जब हम रात को सितारे देखते हैं एक जगह पे हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो हिल रहे होते हैं। प्लैनेट का मतलब ही वॉन्डरिंग ऑब्जेक्ट्स है, जो कि यूनानियों ने डिस्कवर करके बता दिया था, कुछ इंडियंस ने भी डिस्कवर किया था, मायंस ने भी। लेकिन चूंकि ये वेस्टर्न साइंस जो है वो यूनान के बेस के ऊपर बनाई गई, तो ये जो कॉमन सेंस हमें बताती थी कि सितारे इस तरह हैं, सियारे इस तरह हैं, और ये जिस तरह भी कायनात है वो एक जगह पे स्टैटिक है, ठहरी हुई है। लेकिन जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आई, उसने ये पूरा जो वर्ल्ड व्यू था जो उस वक्त माना जाता था, बड़े बड़े साइंसदान, फलसफी, थियोलॉजियन जो भी मानते थे, उनके मुंह पे तमाचा था, और आइंस्टाइन को खुद भी इसके ऊपर बड़ी हैरत हुई। तो यूनिवर्स जैसा कि मैं आपको बताया कि यूनिवर्स ये माना जाता था कि हमेशा से अबदी है और ठहरी हुई है, और ये सिर्फ एक ही गैलेक्सी है, यानी ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, बस यही है सब कुछ। जो हमें रात को सितारे जितने नजर आते हैं, जितनी टमटमाती हुई चीजें नजर आती हैं, सब की सब एक इन्फिनिट काली खला के अंदर बस एक ये जजीरा है, और यही कायनात है। और यही आपको लगता है जब आप एंड्रोमेडा को देखते हैं, अपनी नेकेड आई से भी देखते हैं। अगर अब आप ऐप के साथ अपने आईफोन में अगर आप ऐप है, उसके अंदर स्टार्स स्काई की ऐप है जो आपको बताती है, जब आप उसको जीपीएस के थ्रू जब अपने आसमान की तरफ उसका रुख करते हैं, तो वो आपको बताती है कि इस सितारे का क्या नाम है, इस सितारे का क्या नाम है। और एंड्रोमेडा भी आप नेकेड आई से देख सकते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा मोटा सितारा नजर आता है। तो बहरहाल वो समझते थे कि ये सारी चीजें जो हैं ये एक ही कहकशां जो है, ये यही पूरी कायनात है। और जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी को एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स बताया गया जो हर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में है, और ये उसने भी बताया था। लेकिन ये फोर्स आइंस्टाइन की थोड़ी इसमें डिफरेंट थी, क्योंकि जो भी आगे जाके आपको बताएंगे कि इसमें जो नतीजा आखिर ये होता है कि जब म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये आपस में
एक दिन अपने आप को ग्रेविटी सारी कायनात की चीजों को खींच के आपस में कोलैप्स हो जाएगी, अंदर की तरफ आकर टकरा जाएगी। लेकिन इस वजह से जो डिसएग्रीमेंट हुआ कि ये इसका मतलब ये यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकती, या तो ये फैलने का भी ख्याल उसने नहीं दिया था, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये मोशन में है, ये मूवमेंट में है, ये स्टैटिक नहीं हो सकती, एक जगह पे ठहरी भी नहीं हो सकती। तो इसमें एक जी, ये आप करें, चलें आप करें। अच्छा, वो मैं पीछे बात करूंगा, वो हारिस ने बात की थी कि आइंस्टाइन की भी बायसेस, साइंटिस्ट की भी बायसेस होती हैं, आइंस्टाइन की भी इधर एक बायस थी, क्योंकि जब आइंस्टाइन फिजिक्स को थ्योराइज कर रहा था उस टाइम मेजर बिलीफ ये था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, ये जैसा है हमेशा से ऐसा ही था और इंफिनिटली टाइम में एग्जिस्ट करता है, जिसकी बहुत सारी मतलब जिस आइडिया के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं वो बाद में आगे डिस्कस होंगे। मगर आइंस्टाइन की जो जब उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसके मुताबिक ग्रेविटी की वजह से ये पता लग रहा था कि यूनिवर्स जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए, सारी चीजें वापस आके एक दूसरे के साथ मिल जानी चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी जो यूनिवर्स की शक्ल पेश कर रही थी वो आइंस्टाइन के बिलीफ्स के साथ मैच नहीं करता था, और आइंस्टाइन को खुद बहुत बड़ा शॉक लगा था, जो कि अब आगे बात। तो अब एक चीज है जी कि मरकरी जो देखें, न्यूटन के जो लॉज ऑफ ग्रेविटी था, न्यूटन को तकरीबन 150 साल तक लोगों ने फिजिक्स का खुदा माना हुआ था, ठीक है। और अगर कोई साइंटिस्ट न्यूटन, कुछ अर्सा ऐसा भी रहा था कि अगर कोई शख्स न्यूटन की साइंस के खिलाफ बात करता तो लोग कहते थे कि ये स्टूपिड है, ठीक है। मगर 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के शुरू में और 19th सेंचुरी के एंड के ऊपर लोगों को समझ आ गई थी कि न्यूटन के लॉज में क्या प्रॉब्लम है। जैसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये हम इधर मरकरी का ऑर्बिट दिखा रहे हैं। मरकरी का ऑर्बिट क्या है? जैसे कि अगर हम जमीन का ऑर्बिट देखें ना तो वो परफेक्ट है, यानी जमीन जिस जगह से घूम के जो उसका चक्कर है, जिस जगह पे वो एज रिस्पेक्ट टू सन होती है, हमेशा उसी पॉइंट पे साल बाद वापस आ जाती है। बाकी के सारे प्लैनेट भी यही करते हैं, मगर जैसे आप मरकरी का देख सकते हैं कि मरकरी अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ये मरकरी का ऑर्बिट पहला है, मगर वक्त के साथ साथ हर गुजरते साल के साथ मरकरी जो है वो बदलते बदलते आखिर वाले ऑर्बिट पे आ जाएगा, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे या बॉटम की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मरकरी, इसको कहते हैं ऑर्बिट का प्रोसेशन। अब ये जो ऑर्बिट का प्रीसेशन, जो ऑर्बिट का प्रीसेशन है, ये न्यूटन के लॉज के मुताबिक ये अनएक्सप्लेन्ड था, और जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, वो बड़ी देर से इस बात को समझते थे, ठीक है। तो जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी सारी फॉर्मुलाइज कर ली, मैथमेटिकली उसको डिफाइन कर लिया, तो उसका बायोग्राफर लिखता है कि जब उसने अपनी थ्योरी के जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक मरकरी के ऑर्बिट को कैलकुलेट किया तो उसमें उसको प्रोसेशन भी नजर आ गया, ठीक है। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि जी आइंस्टाइन को जो एक वो बात नहीं होती कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपकी स्पाइन में एक चिल आती है, वो उसको फील हुई, मगर हाँ, दिल धक धक करने लगा। तो मगर इन द एंड क्या हुआ कि एक महीना जब मजीद गुजर गया तो आइंस्टाइन को ये जो रियलाइजेशन थी कि उसने बहुत बड़ी डिस्कवरी की और वो बड़ा खुश हुआ था, वो सारी खुशी जो थी वो मान पड़ गई। आइंस्टाइन खुश नहीं रहा, बल्कि आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी को लोगों को एक्सप्लेन किया तो वो एक ऐसा था कि वो कोई बड़ा खुश नहीं था, वो लटके हुए मुंह के साथ कर रहा था, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने एक जो है एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की अपनी थ्योरी के अंदर, जिसको बाद में उसने सबसे बड़ा ब्लंडर कहा और उसने उसे वापस भी ले लिया। वो अब क्या थी वो आगे चलेंगे तो फिर बताएंगे। अच्छा जी, अ सेंचुरी आफ्टर आइंस्टाइन। और ये जो आपने सुना होगा कि अभी भी लोग जब कोई भी जो स्पेस ऑफ बिग है उसके ऊपर जब भी आइंस्टाइन के फॉर्मूले ही हमारे पास डाले जाते हैं, जो स्पेस ऑफ द बिग है, साइंस ऑफ द बिग जिसे कहा जाता है, जो बड़ी खला में जो होता है, क्वांटम लेवल पे नहीं, तो वो आइंस्टाइन के थ्योरी ही काम आती है, और वही मैथमेटिकल फॉर्मूले काम आते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है। तो अब तो हमें पता चल गया कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि एक्सपैंड कर रही है। और ये सफर जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है, इस पर भी बड़ी मज़े की आपको कहानी सुनाएंगे कि ये किस तरह से पता चलता है कि यूनिवर्स
रुकी भी नहीं, ठहराव में नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली फैल रही है और कोलैप्स भी नहीं कर रही, जो कि करनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रेविटी आपस में, सारी कक्षाओं की ग्रेविटियां आपस में खींच लेंगी एक दूसरे को और ये हर चीज कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन ये एक्सपेंशन जो है तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक बहुत गर्म और गाढ़े पॉइंट पे हुई, जिसको बिग बैंग कहा जाता है। और हमारी जो कहकशां है वो उन सिर्फ एक कहकशां है, और इस जैसी 400 अरब के करीब कहकशाएं हैं जो आंख से मुराद टेलीस्कोप से देखी जा सकती हैं। और ये राइट पे ये फेमस बिग बैंग की का फिगर है जो आप देख सकते हैं। सबसे लेफ्ट पे बिग बैंग होता है, फिर अर्ली इन्फ्लेशन पीरियड होता है, और फिर आफ्टर ग्लो लाइट पैटर्न आता है जो 3,75,000 साल तक रहता है। फिर डार्क एजेस आती हैं जहां पे हमें बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता। फिर पहले स्टार्स जो बनना शुरू होते हैं, पहले सितारे आप देखें तकरीबन 40 करोड़ साल बाद बनना शुरू होते हैं। और अब आप जैसे इसको राइट साइड पे देखेंगे, डार्क एनर्जी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन जहां पे लिखा हुआ है, आप देखें कि ये जो कायनात है, जो जिसको हम कायनात कहते हैं, ये हल्की होती जा रही है, मतलब ये थिन होती जा रही है। हाँ, थिन होती जा रही है। और आप उसकी वजह जो है वो डार्क एनर्जी, और इसका भी बड़ा एक जबरदस्त स्टोरी है कि ये भी किस तरह डिस्कवर हुई। तो ये अच्छा जी, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। ये सर मुझे जरा इसका मजा ले लेने दें। ये वाकई मेरे लिए भी ये बड़ा ही मजे का पॉइंट था असल में। ये वो कहते हैं ना, हर जगह पे इन लोगों ने ये बस बैठे होते हैं ये। और मजे की बात इसमें यह है कि हमारे जो मोमिनीन्स जो हैं आजकल, जो हमारे उलमा हैं, उलमा कराम जो हैं, इस्लाम के उलमा कराम, इनके भी सारे आर्गुमेंट्स जो हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे लोग जो उनको सुनते हैं वो उर्दू में सुनते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि बड़ी कोई इंजीनियर साहब ने कोई बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। ये सारे क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट जो हैं, ये उन्हीं के उठाए हुए आर्गुमेंट्स हैं, और उनके भी आर्गुमेंट्स वही हैं जो एक बंदा उसी वक्त कॉमन सेंस अपने इस्तेमाल करके उसको यूज करेगा। तो ये जब डिस्कवरी हुई कि ये बिग बैंग हुआ, द डिस्कवरी के नहीं, ये यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, अभी ये यूनिवर्स जो है ये फैल रही है, इसकी फलसफे ने भी और जो रिलीजियस लोग हैं इसके ऊपर उसका एक असर पड़ता है कि भाई अगर ये शुरू हुई है तो फिर ये शुरू हुई है तो इसका मतलब शुरू करने वाला कोई होगा। वही हमेशा की तरह एक जो सवाल आता है उस पर उन्होंने देखा कि इसमें हम इसको इसमें अपना स्मगल गॉड कर सकते हैं, हम अपना गॉड बीच में घुसा सकते हैं। अगर किसी चीज का आगाज हुआ है तो इसका मतलब इसको किसी ने बनाया है। तो जब ये डिस्कवरी हुई तो पोप पायस जो थे उन्होंने 1951 में ये कहा कि ये तो जेनेसिस का सबूत है। उन्होंने कहा कि साइंस ने कंफर्म कर दिया है कि कंटिंजेंसी ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल्सो द वेल फाउंडेड डिडक्शन, यानी अब उसने फलसफा भी बता दिया और साइंस भी कह दिया कि डिडक्शन से भी हमें इस चीज का अब एहसास हो गया है। यानी डिडक्शन जो फलसफे से होती है कि अगर किसी ने कोई चीज है तो उसका कोई आगाज है तो आगाज करने वाला है, सो ऑन। तो ये जो व्हेन द वर्ल्ड केम फोर्थ फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द क्रिएटर, यानी अब उन्होंने ये गॉड बीच में घुसा दिया कि ये बिग बैंग है, ये इस चीज का सबूत है कि इसको खुदा ने बनाया है। Hence creation took place, therefore we say, therefore there is a creator, therefore God exists। तो ये पोप पायस ने 1951 में मौका जाना कि क्योंकि अब बिग बैंग आ गया, तो वही उसी तरह इस्लामिक वर्जन में ये हुआ कि वो जो क्या काफिरों ने नहीं देखा कि हमने आसमान और ज़मीन को जुदा जुदा कर दिया, तो हमारे जो मोमिनीन से ये तो 1951 में इन्होंने कह दिया। हमारी अहमद दीदात ने मेरे ख्याल पहली दफ़ा ये शोशा छोड़ा था 1980s में कि ये क्या काफिरों ने नहीं देखा, लो जी बिग बैंग बीच में आ गया। तो ये सारे लोग अपने अपने मजहब को फ़ायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको बीच में घुसा दें। लेकिन जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था वो खुद एक पादरी था, लेकिन उसने क्या कहा आप बताएं सर। अच्छा जी, ये जॉर्ज लेमेटेयर था जी, ये पादरी था, ये कैथोलिक यूनिवर्सिटी इटली में पढ़ाता था। इसके पास 2 PhD थी, एक मैथमेटिक्स की और एक फिजिक्स की। ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, पादरी था, और ये कैथोलिक प्रीस्ट था और ये फिजिसिस्ट भी था। यानी ये ही वाज द मैन हु वॉक्ड बोथ द वर्ल्ड्स। ठीक है जी। तो इसने अपनी डॉक्टरेट 1927 में की। लेमेटेयर जो है वो उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जब इक्वेशंस को सॉल्व किया और जनरल रिलेटिविटी को उसने देखा, तो इसने एक नई बात पेश की।
उसने कहा कि ये जो है एक नॉन स्टैटिक यूनिवर्स की तरफ इशारा दे रही है, और उसने साथ में ये भी कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये फैल रहा है, ठीक है। यानी ये पहला बंदा था जो ये बात कह रहा था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो लोगों को ना इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, और आइंस्टाइन को खुद गुस्सा आया, और आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर एक स्टेटमेंट है। आइंस्टाइन ने जॉर्ज लेमेटेयर से जब मिला, उसको कहा योर मैथ इज करेक्ट, तुम्हारी जो रियाजी है या मैथमेटिक्स है वो ठीक है, बट योर फिजिक्स इज अबॉमिनेबल। तो उसने कहा कि तुम्हारी जो फिजिक्स है ना वो बोंगी है। ठीक है। तो मगर 1930 में क्या हुआ, इसने फिर मजीद प्रपोज की बातें, और इसने ये कहा कि यूनिवर्स जो है एक इन्फिनिटिसिमली, यानी बहुत ही छोटे, इंतहाई छोटे डेंस पॉइंट से, उर्दू में जिसे मतलब कसीफ कहते हैं, उस पॉइंट से ये शुरू हुई, ठीक है। और इसको इसने क्या कहा, प्राइमीवल एटम। यानी हम प्राइमीवल एटम, जब भी बिग बैंग की बात करते हैं हम कहते हैं कि प्राइमीवल एटम से दुनिया पैदा हुई, कायनात पैदा हुई है। प्राइमीवल एटम जो है वो प्रोटॉन से भी छोटा था, ये बात हम हमेशा कहते हैं। यानी सारे एटमों का बाप पहला एटम, ये उसने उसका नाम दिया। तो वही पूरी कायनात था, जो कुछ भी आज इधर है उधर ही था, उसके अंदर ही। तो इसने ये कहा कि इसने फिर एक अपना इसने एक पेपर लिखा जिसके अंदर इसने ये भी कहा कि ये वो दिन था द डे विद नो लाइट, क्योंकि जब जेनेसिस की हम बात करते हैं तो उधर खुदा कहता है, सबसे पहले खुदा कहता है कि रोशनी हो, और रोशनी हो जाती है ना, ठीक है। तो ये कहता है कि डे विद नो यस्टरडे और डे विद नो लाइट इसने अपने पेपर में लिखा, जिसको बाद में इसने दोबारा जब पेपर की कोई रीपब्लिकेशन हुई, पेपर था या कोई इस तरह का आर्टिकल था, इसने उसको वहां से फिर हज़फ कर दिया, इसने काट दिया था जॉर्ज लेमेटेयर ने। तो लेमेटेयर जो है वो उसने जब 1951 में जब पोप ने वो दी कि जी बिग बैंग ने ये साबित कर दिया कि क्रिएटर है और खुदा ही है, तो जॉर्ज लेमेटेयर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया। उसने कहा कि ये ना बातें करें पोप साहब, आप आराम से बैठ जाएं, आपको इन बातों की कोई समझ नहीं है। तो जॉर्ज लेमेटेयर ने खुद पोप साहब को इस बात से मना किया कि आप जो है, और बेसिकली पोप ने के बयान देने की वजह भी जॉर्ज लेमेटेयर था कि जॉर्ज लेमेटेयर ने जब बिग बैंग प्रपोज किया और बाद में जब उसे हबल ने और उन्होंने साबित कर दिया, तो फिर पोप ने सोचा कि ये तो हमारा शाइनिंग नाइट है, तो जरा हम अब इसके ऊपर बात करें, ठीक है। तो क्योंकि वो ये जानता था कि जो जनरल रिलेटिविटी है और बिग बैंग जो है वो एक थ्योरी है, कल को अगर साइंटिफिक कोई एविडेंस ऐसा आ गया कि जो इसे इनकरेक्ट साबित कर देगा, तो तब रोमन कैथोलिक जो है वो अपना जेनेसिस कैसे बचाती करेगी फिर। तो इसके बाद पोप पायस के अलावा भी किसी पोप ने आज तक बिग बैंग के ऊपर क्रिश्चियन स्टैंप लगाने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो मुल्लाओं से थोड़े ज्यादा समझदार है। लेकिन हमारे जाकिर नाइक साहब तो अभी भी लगे हुए हैं, ये क्या काफरों ने नहीं देखा, पूरी एक जनरेशन खराब कर दी। मगर वो तो देखे ना, जाकिर नाइक रोज ही पोप को चैलेंज फेंक रहा होता है। तो पता है कि उसको कौन सा मान ले रहे हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ा मजे का इस चैप्टर का हिस्सा शुरू होता है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, बड़े 3 हिस्से हैं इस चैप्टर के जो बड़े इंटरेस्टिंग है कि कायनात का साइज कितना बड़ा। अब हार्लो शेप्ली एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था 20वीं सदी के आगाज का, जिसने ये साबित कर दिया था कि सूरज जो है ये हमारी कहकशां के एक आम से खाने में है, यानी कोई इतनी खास जगह नहीं है, दूर दराज के कहकशां के हिस्से में है, जो कि उस वक्त एक ये भी बहुत बड़ा व्यू माना जाता था कि हमारा जो ज़मीन है ना वो कायनात के सेंटर में है। बल्कि जो मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, जोर्डानो ब्रूनो ने मेरा ख्याल ये कहा था कि यूनिवर्स, हाँ जोर्डानो ब्रूनो ने ये कहा था कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं, उसने ऐसे उसने अपने दिमाग से उसने सोचा था कि ये जो छोटे छोटे सितारे हैं, ये सूरज की तरह के सितारे हैं, उनके इर्द गिर्द भी प्लैनेट्स घूमते हैं, तो हम में कोई खास बात नहीं है। तो उसको चर्च ने जिंदा जला दिया था ये कहने पे। तो बहरहाल तो हार्लो शेप्ली का नाम इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि इसने ये कहा कि हम ये सूरज जो है एक आम सा सूरज है और ये कहकशां के एक दूर दराज के बाहर के सबर्ब्स में ये मुकीम है, ये कुछ सेंटर में भी नहीं है, तो इसलिए इसकी बड़ी इज्जत थी। और हार्लो शेप्ली जो था
वो भी उसने अभी ये बड़ा फन फैक्ट है, उसने अभी ये उसको ये भी पता नहीं चला था कि इसने बिग बैंग का नजरिया पेश कर दिया है जो जॉर्जियस लेमेटेयर है, और ये भी बाकी लोगों की तरह बड़ा अग्रेसिवली ये आइडिया पेश करता था कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है, फैल नहीं रही। तो बहरहाल अब आता है एडविन हबल, उसने इंपेरिकल एविडेंस दिया बिग बैंग का, जो उसने अपने माउथ विल्सन की 100 इंच की टेलीस्कोप थी, ये जो राइट पे फोटो लगी हुई है, जो आजकल के म्यार के हिसाब से बड़ी छोटी सी टेलीस्कोप है, लेकिन उस वक्त के ज़माने में ये स्टेट ऑफ द आर्ट थी और एडविन हबल इसका करता धरता था। तो एट दैट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स उस वक्त, ये जो मैंने आपको बताया कि अभी भी हम नेकेड आई से एंड्रोमेडा को देख सकते हैं, तो इन बड़ी बड़ी दूरबीनों से भी उनको नजर आते थे, वो एंड्रोमेडा नजर आती थी, लेकिन वो आपको कहकशां नहीं लगती देखने से, तो उसको वो नेबुले कहते थे, उसको वो कहकशां नहीं कहते थे, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि ये सारी कायनात जो है वो एक ही कहकशां मिल्की वे का ही हिस्सा है। जितने छोटे छोटे सितारे हैं ये सब इसी इसी कायनात मिल्की वे का हिस्सा है, और यही पूरी कायनात है। ये जो हमें छोटे छोटे दूसरे नजर आते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, जैसे एंड्रोमेडा है जो कि एक बहुत बड़ा नुक्ता नजर आता है रात को, लेकिन वो भी उसको वो नेबुले कहते थे। और इस पर थोड़ी सी डिबेट थी कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारी कहकशां में, ये थोड़ा सा बाहर है इससे। तो बहरहाल अब आती है ये खातून। एक चीज सर, जी हाँ, वो ये एंड्रोमेडा और इस जैसे बाकी जो जितनी भी गैलेक्सीज थी, क्योंकि ये इस टाइम जो ये 100 इंच की टेलीस्कोप भी नहीं थी, ये उससे भी मेरे ख्याल मुझे याद नहीं है कितने की थी, बड़ी छोटी थी ये, ठीक है। तो ये जो इनसे अगर आप वो गैलेक्सीज देखें, जो जारी बात है गैलेक्सीज को जब आप देखेंगे, सब गैलेक्सीज इनको बड़ी धुंधली सी नजर आती थी, कभी भी क्लियर नहीं होता था कि ये है क्या। वो समझते थे कि ये कोई गैस का क्लाउड है, और इसलिए फजी थिंग कहते थे। फजी थिंग, नेबुला का मतलब ही फजी थिंग होता है। सर चले आगे जी सर। जी, तो अब आती है ये खातून, इनकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये हेनरिएटा स्वान लिएविट थी, जिनको एज अ कंप्यूटर हायर किया हुआ था हार्वर्ड कॉलेज में। कंप्यूटर ये उन ख्वातीन को उस वक्त कहते थे जो एक तरीके की ये सेक्रेटरियां होती थी बेचारी, क्योंकि औरतों को इतना इनकरेज नहीं किया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं आ सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी हायर एजुकेशन, वही जो हमारे आजकल हो रहा है, हमारे मुल्कों में आजकल होता है, वो उस जमाने में गोरों के मुल्कों में भी होता था, अमेरिका में भी होता था, लेकिन आज से 150 साल, तकरीबन 100 साल पहले। तो बहरहाल ये उनका सारा डेटा कलेक्ट करती थी और प्रोसेस करती थी। तो इन्होंने एक नोटिस किया कि एक स्टार होता है सीफाइड स्टार, उसकी ब्राइटनेस जो है, जो टिमटमाने की जो स्पीड है, वो उन्होंने देखा कि उसकी वेरिएशन का आपस में लिंक है। अब उन्होंने देखा कि अगर हम एक सीफाइड स्टार का फासला किसी तरह ढूंढ लें कि वो हमसे कितने फासले पे है, तो हम जितने भी सीफाइड स्टार हैं, क्योंकि उनकी टिमटमाने की जो स्पीड है हम उसको मेजर कर सकेंगे, उनकी ब्राइटनेस को मेजर कर सकेंगे, तो फिर हम बाकी सितारों का भी अंदाजा लगा सकेंगे कि वो सितारे कहां पे हैं। तो इस छोटी सी डिस्कवरी ने, जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उसकी वजह से हमें यह पता चलने लग गया कि ये बाकी के जो कहकशाएं हैं, क्या ये हमारी मिल्की वे का हिस्सा है या मिल्की वे से बहुत दूर हैं। तो बहरहाल इन्होंने ये डिस्कवर किया 1913 में, और फिर इन्होंने बाकी सीफाइड स्टार्स की जो ब्राइटनेस है, उनकी जो रोशनी है, उसको इन्होंने मेजर किया और उसका सारा डेटा कलेक्ट किया। तो इतनी ये डिस्कवरी ज़बरदस्त थी कि इनको नोबेल प्राइज के लिए स्वीडिश एकेडमी में नॉमिनेट कर दिया गया था 1924 में। लेकिन जब ये पता चला कि वो तकरीबन 3 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, तो वो पेपर वर्क जो था इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। लेकिन इसमें दर्द भरी कहानी ये है कि ये जितनी बड़ी डिस्कवरी हेनरिएटा स्वान लिएविट ने की, यानी अगर हम आज ये कहें कि हमें पता है कि कायनात कितनी बड़ी है, तो उसमें सबसे पहला जो कलीदी किरदार जाता है वो इन खातून को जाता है। लेकिन करना किस्मत कैसे हुआ कि जो एडविन हबल था उसने फिर इसके ऊपर आगे भी चल के और भी काम किया। ऑब्वियसली वो मरा नहीं, वो उसने भी आगे और काम किया, और उसकी वो बड़ा एक फ्लैम्बॉयंट किस्म की शख्सियत थी,
बड़ा पैसे वाला आदमी था और शौकिया था। वैसे वो लॉयर था सर मेरा ख्याल, ये उसने पता नहीं इसमें बताया बुक में कि नहीं। उसने पहले भी पढ़ा हुआ था मगर बाद में एस्ट्रोनॉमर ही था। अच्छा अच्छा मैं जरा सेफियड वेरिएबल स्टार्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अच्छा चलें आप, हाँ चलें सेफियड आप कर लें। अच्छा जी, सेफियड वेरिएबल स्टार्स ऐसे होते हैं कि उनकी ब्राइटनेस जो है ना वो एक मिनिमम पे जाती है और फिर मैक्सिमम पे जाती है, फिर वापस मिनिमम पे जाती है। और जितना इस स्टार की ब्राइटनेस का जो है ना और उसकी लाइट की इंटेंसिटी से एक रिलेशनशिप होता है। यानी फर्ज करेंगे एक स्टार है, उसकी मैं वैसे जो है ना वो इसको एक्यूरेट नहीं समझिएगा, बस समझाने के लिए बात बता रहा हूं कि एक ऐसा स्टार होता है, ऐसे है जैसे अगर आप एक स्टार की ल्यूमिनोसिटी या इंटेंसिटी को, लाइट इंटेंसिटी को 10 रख लें, ठीक है, तो जो 10 तक जाएगा ना वो, यानी फर्ज करेंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है वो 10 है, ठीक है। एक स्टार है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस 10 तक जाता है, ठीक है, ल्यूमिनोसिटी तक, तो वो 2 दिन में 10 तक चला जाएगा, ठीक है, और फिर 2 दिन में 10 से वापस 0 तक वापस आ जाएगा या 2 तक वापस आ जाएगा। बेसिकली सेफियड वेरिएबल स्टार जो है वो होते हैं इस तरह के हैं कि वो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, कहीं पेयर में होते हैं स्टार्स ना। तो जब एक की बहुत सारे, यानी हमारी गैलेक्सी में ज्यादातर स्टार्स ऐसे हैं जो कि बाइनरी हैं, ठीक है। अगर हमारे जो सबसे ज्यादा करीब स्टार्स हैं वो है प्रॉक्सिमा सेंटारी और प्रॉक्सिमा सेंटारी बी और प्रॉक्सिमा सेंटारी ए, और एक और स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटारी सी। ये बल्कि 3 स्टार इकट्ठे हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो स्टार, जब इनमें से एक मर जाता है ना, यानी वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, तो दूसरे को वो खाना शुरू कर देता है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार बहुत डेंस होता है और उसकी जो लाइट जो उसकी वो होती है, डेंस होने की वजह से वो दूसरे से मैटर चोरी करना शुरू कर देता है। अब मैटर उस पर गिरता जाता है, जब वो गिर रहा है, वो गिरे जा रहा है, एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी जितनी देर वो गिरता रहता है उसकी ल्यूमिनोसिटी बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो एक बार फिर सुपरनोवा हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, और जब वो सुपरनोवा हो जाता है तो उसके बाद उसकी ब्राइटनेस वापस लोअर लेवल तक पहुंच जाती है, तकरीबन 0 के पास वो चली जाती है, ठीक है। तो कितनी जल्दी एक स्टार की ल्यूमिनोसिटी मैक्सिमम तक पहुंचती है और कितनी जल्दी वापस आती है, ये पीरियड जो है ना, इस पीरियड को देख के एग्जैक्टली बताया जा सकता है कि वो स्टार से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या है। यानी ये बन जाते हैं स्टैंडर्ड कैंडल्स। स्टैंडर्ड कैंडल का मतलब है कि ऐसा सितारा किसी भी गैलेक्सी में हो और उसका पीरियड हमें पता है कि ये 2 दिन में मैक्सिमम तक पहुंचा, 2 दिन में वापस मिनिमम तक पहुंच गया, तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी स्टैंडर्ड ब्राइटनेस क्या होगी। फिर उसकी जो उस सितारे से आने वाली लाइट को जो साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं तो उनको ये पता लग जाता है कि ये कितनी वो क्योंकि फिर क्या होता है कि वो रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट हुई होती है, उससे फिर उन्हें पता लग जाता है कि यार ये इतनी ब्लू शिफ्ट हुई है तो ये स्टार इतना दूर होगा। ये आगे अभी डिटेल में ये सारी बातें होंगी। चलें सर। और इसमें फिर ये कहना ये हुआ कि हबल जो है वो बड़ा मशहूर हो गया, हर बंदे को एडविन हबल का नाम पता है, लेकिन जो हेनरिएटा स्वान लेविट थी जिसने ये सब कुछ, जिसकी वजह से ये डिस्कवरी हुई, जिसकी बेस के ऊपर एडविन हबल ने इतना आगे जाके इतना बड़े ज़्यादा काम किए, इसको सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं या इस फील्ड के जो लोग हैं सिर्फ उन्हें ही इस चीज़ का पता है। तो प्लीज़ इनकी शक्ल याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा कि इनकी वजह से हमें ये पता चला पहली दफ़ा कि कायनात जो है मिल्की वे से बहुत ज़्यादा बड़ी है। और कितनी बड़ी है, यूनिवर्स वॉज मच ग्रैंडर देन वी इमेजिन्ड। तो फिर हबल वॉज एबल टू यूज हिज मेजरमेंट ऑफ सीफॉइड्स एंड लिएविट्स period luminosity relation to prove definitively that Cepheids in Andromeda and several other nebulae were much too distant. तो इसने जिस तरह ये भी गालिब ने जो बताया आपको, मुझे तो खैर पहले भी समझ नहीं आई तो अभी भी नहीं आई, बस इतना समझने के लिए ज़रूरी है कि Cepheid स्टार्स की वजह से जो उनकी ल्यूमिनोसिटी और जो उनका वेरिएबल पीरियड है उससे कैटलॉग करने के बाद ये पता लग जाता है कि वो कितने फासले पे हैं। तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसको नेबुले कहा जाता था, फजी थिंग्स, जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये इसी गैलेक्सी का हिस्सा है या इस गैलेक्सी से थोड़ा बाहर है या नहीं, तो जब
उनमें जो ये स्टैंडर्ड कैंडल्स जो थी, C5 स्टार्स जो थे, जब उनकी ल्यूमिनोसिटी को मेजर किया गया, देखा गया, तो फिर पता चला ये हमारी कहकशां के इर्द गिर्द नहीं है, ये हमारी कहकशां से बहुत ज्यादा दूर है। तो एडविन हबल ने ये 1 जनवरी 1925 को ये पब्लिश किया अपना रिजल्ट 2 साल की स्टडी के बाद, और फिर उसने बताया कि जो सो कॉल्ड स्पाइरल नेबुले जो हैं, ये असल में where he was able to identify certain type of variable star called the Cepheid variable star in these nebulae, including the nebulae now known as Andromeda। तो तब इसको अब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी यानी मिल्की वे की तरह की एक और गैलेक्सी कहा गया। एंड्रोमेडा वाज डिस्कवर्ड टू बी अनदर आइलैंड यूनिवर्स, फिर उसको यानी वो भी इसी तरह की एक और कहकशां है छोटी सी, अनदर स्पाइरल गैलेक्सी, जिस तरह की मिल्की वे है स्पाइरल गैलेक्सी की, जिसकी वो बाजुएं होती हैं स्पाइरलिंग करती हुई, उसी तरह की बिल्कुल हमारी तरह की गैलेक्सी है, लेकिन हमसे थोड़ी बड़ी है। एंड वन ऑफ द मोर देन 100 बिलियन अदर गैलेक्सीज। और फिर ये पता चला कि ये इसी तरह की 100 अरब और कहकशाएं भी हैं, क्योंकि अब आपको C5 स्टार से पता चल सकता था कि ये कहकशाएं जो हैं ये बाकी, अब जब एंड्रोमेडा का पता चल गया कि ये जो फजी थिंग है ये एक और कहकशां है, ये मिल्की वे का हिस्सा नहीं है, उस तरह से फिर अब पता चलने लग गया कि बाकी की इस तरह की कितनी ज्यादा कहकशाएं। तो रातों रात एक यानी इन्हीं 2 सालों में, जिस दिन 1 जनवरी 1925 को, यानी 1924 को किसी को नहीं पता था कि कायनात कितनी बड़ी है, और 1 जनवरी 1925 को टेक्निकली एकदम से पता चल गया कि ये कायनात कितनी वसीओ अरीज और कितनी बड़ी है। तो सेफियड्स का जो है, सेफियड वेरिएबल स्टार्स जितने ज्यादा मजीद डिस्टेंट, जितनी दूर गैलेक्सीज में ये ऑब्जर्व करते जा रहे थे, और जो एक नया मैप बना रहा था एडविन हबल, ठीक है। तो ये एडविन हबल है, आप देख लें जेम्स बॉन्ड की तरह मुंह में जो है ना वो सिगार डाला है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स को मैप करना शुरू कर दिया, और मतलब आए दिन यूनिवर्स का स्केल बड़े से बड़ा होता जा रहा था, और जितना ज्यादा एडविन हबल मेजरमेंट करते जा रहे थे उतना ही ये बड़ा हो जा रहा था। और मतलब और एक और चीज जो कि बहुत ही, जो कि आज की सबसे बड़ी रियलिटी हम मानते हैं, वो ये है, और जिस रियलिटी को हम पूरी तरह समझते भी नहीं है, वो ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ये बेसिकली एडविन हबल ही ने बताया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो हबल ने क्या किया, गैलेक्सीज के डिस्टेंस इसने मेजर किए, ठीक है, हमसे जो गैलेक्सीज के डिस्टेंस है वो मेजर किए। और इस ये जो है ना, इस एक वेस्टो स्लाइफर एक और बंदा था जो कि सेल्फ टॉट था, और 5वीं से ज्यादा वो पढ़ा नहीं था, और ये काम करता था जो जिस टेलीस्कोप के का हेड ये एडविन हबल था, उधर ये काम करता था, ठीक है। तो इन दोनों ने लाइट जो आ रही थी उससे उसका स्पेक्ट्रम चेक किया, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम से इनको ये पता चला कि कुछ गैलेक्सीज जो है वो हमसे दूर जा रही हैं, और कुछ जो है वो हमारे करीब आ रही है, ठीक है। तो अब जो मेन चीज है वो हम सब ने, जो मैट्रिक में 9th में जब प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का, तो हम सब ने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिसके अंदर हम जो है वो क्या देखते हैं कि लाइट जो है वो 6 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये चीज किसने डिस्कवर की थी? 1665 में ये चीज न्यूटन ने डिस्कवर की थी, प्रिज्म के जरिए लाइट को तोड़ने में, ठीक है। तो साइंसदानों को अगले 50 साल ये पता करने में लग गए कि ये जो लाइट आ रही होती है प्रिज्म के अंदर से, इसके अंदर कुछ बैंड्स पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर उन्हें कुछ ऐसे मटेरियल्स के अंदर से गुजारा जाए, गैसेस से, जैसे अगर प्योर ऑक्सीजन से गुजारेंगे तो एक बैंड बन जाएगा उसके अंदर डार्क कलर का, जैसे कि लाइनें नजर आ रही हैं। इनको जैसे सबसे ऊपर है क्या, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ऊपर सबसे, जो कि लाइट जो है वो स्पेस से या फिर किससे आ रही है, या फिर एयर से आ रही है, तो उसमें कोई बैंड नहीं पड़ता। अगर आप सोडियम से गुजारें, सोडियम गैस से, तो ये ऑब्जॉर्प्शन लाइंस इस तरह की पड़ती हैं। नीचे अगर मरकरी से गुजारें तो ये ऑब्जॉर्प्शन लाइंस पड़ जाती हैं। फिर इसी तरह लिथियम से गुजारें तो ये बनती हैं। फिर और नीचे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम, ठीक है। तो वो नीचे ये है कि असल में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है। और फिर लिथियम के अंदर से अगर लिथियम की गैस को बहुत गर्म किया जाए या लिथियम मेटल को बहुत गर्म किया जाए तो उससे अंदर से जो लाइट निकलेगी वो ये सिर्फ ये लाइट होगी, सिर्फ और सिर्फ जो नीचे बिल्कुल नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज होती है। तो
एब्जॉर्प्शन लाइंस पड़ती हैं अगर लाइट को किसी भी चीज के किसी गैस के अंदर से गुजारा जाए। तो जब साइंसदानों को पता लग गया कि ये एब्जॉर्प्शन लाइंस पड़ती हैं और उन्हें यह भी पता लग गया कि एज दे became known could be identified with wavelengths of light that were measured to be absorbed by known materials on earth including hydrogen, oxygen, iron, sodium और कैल्शियम। जब उन्होंने हर मेटल से मटेरियल से गुजार के उन्होंने देख लिया तो उन्हें ऑब्जॉर्प्शन लाइंस का पता लग गया। 1868 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने सूरज से आने वाली लाइट के अंदर, ठीक है, उसने एक डिफरेंट किस्म की एब्जॉर्प्शन लाइंस जो है वो ऑब्जर्व की और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि सूरज के एटमॉस्फेयर में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें नहीं पता उसका, वो जमीन पे नहीं है, ठीक है। तो उसने इसको हीलियम का नाम दिया, मगर बाद अज़ां फिर हीलियम जमीन के ऊपर भी डिस्कवर हो गई। जारी बात है 1868 1868 बहुत पुरानी बात है। तो वो जो है फिर बाद में हीलियम डिस्कवर हो गया। तो फिर जब उन्होंने और दूसरे सितारों से जो आने वाली रेडिएशन है उसको देखना शुरू किया तो उन्हें एब्जॉर्प्शन लाइंस उनमें भी नजर आ रही थी। तो उन्होंने इस अंडरस्टैंडिंग से ये पता लगाया कि सितारे की कंपोजिशन क्या है, यानी सितारा, और इवन के इन एब्जॉर्प्शन लाइन से ये भी पता लग जाता है कि सितारा अपने किस एज में गुजर रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है और उसके जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। तो ये बातें भी इससे पता लग जाती है। और इसकी जो एप्लीकेशन जो है आजकल जो एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनमें जो आपने सुना होगा कि फलाना प्लैनेट डिस्कवर हो गया, उसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो बताई जाती है वो इसी नज़र से बताई जाती है कि उसको फिर जो लाइट आ रही होती है उन डिस्टेंट स्टार्स से, उसमें उसको मेरे ख्याल ट्रांजिशन मेथड कहते हैं कि जब लाइट डिम होती है, जब कोई प्लैनेट ये दूर के बाहर के सितारे के सामने से गुजरता है, उसमें से जब लाइट गुजर के हमारी टेलीस्कोप में आती है, जो केपलर टेलीस्कोप है मेरा ख्याल, उसमें जब आती है तो उसमें उसको स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू गुजारा जाता है और उससे पता चलता है कि जो प्लैनेट है उसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या है, उसमें कितनी मीथेन है, कितनी ऑक्सीजन है और कितनी नाइट्रोजन वगैरह है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी जिससे हमें पता चल सकता है कि बाकी सितारों का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये वो बंदा है वेस्ट्रो स्लाइफर। 1912 में स्लाइफर ने जब ये स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया कि ये स्पाइरल जो दूसरे स्पाइरल नेबुले हैं जिनको स्पाइरल नेबुले कहा जाता है, एंड फाउंड दैट द स्पेक्ट्रा वाज सिमिलर टू दोज ऑफ नियर बाय स्टार्स एक्सेप्ट दैट ऑल ऑफ द एब्जॉर्प्शन लाइंस वर शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट इन वेवलेंथ। तो उसने देखा कि ये जो स्पेक्ट्रा से जो लाइट आ रही है इनकी वेवलेंथ में ये थोड़े शिफ्ट हुए थे, जिनको अभी अब आगे चल के बताएंगे कि वो क्या है। इस कॉन्सेप्ट को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो इससे अब ये पता चलेगा कि वो कितने दूर हैं या कितने दूर हमसे जा रहे हैं। ये एनिमेशन आपने बड़ी अच्छी वैसे ढूंढी। ये तो विकिपीडिया पे थी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं जरा। चले आप कर दें इसे एक्सप्लेन डॉपलर। अच्छा, तो ये देखें बेसिकली डॉपलर इफेक्ट जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, 9वीं क्लास की फिजिक्स में हमने पढ़ा था ये, ठीक है, आप सब ने पढ़ा होगा जिसमें फिजिक्स पढ़ी है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो उसकी पिच हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है? क्योंकि जो साउंड निकल रहा है वो जब वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो साउंड भी एक लिहाज से आपकी तरफ आते हुए कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर वो आपसे दूर जा रही है तो उसकी टोन लंबी हो जाती है उसके हॉर्न की या ट्रेन के हॉर्न की, क्योंकि पिछली तरफ लाइट साउंड वेव्स एक्सपैंड हो रही है। जैसे ट्रेन की सीटी होती है पों करके जाती है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है सामने के रेड डॉट के सामने की तरफ देखें, वो साथ साथ जुड़ी हुई है वेवलेंथ, तो पीछे की तरफ ज्यादा फैली हुई है। तो ये जो चीज आपके पास सोर्स आ रहा होता है वो कंप्रेस्ड होता है और जब आपसे दूर जा रहा होता है तो वो स्ट्रेच्ड होता है। और यही काम आगे लाइट में भी आएगा, जो थोड़ा सा उसका प्रोसेस डिफरेंट है जी। अच्छा, तो ये किसने डिस्कवर किया था? एक क्रिश्चियन डॉपलर ने किया था 1842 में ये डिस्कवर, जो डॉपलर इफेक्ट है। और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो स्लाइफर ने क्या ऑब्जर्व किया 1912 में? इसने ये देखा कि ऑब्जर्वेशन लाइंस जो हैं, जैसे अब ये देखें रेड शिफ्ट लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज, ठीक है। अब रेड जो है वो लाइट के अंदर जो ऊपर सबसे आप देखें ना वो रेड लाइट होती है और सबसे नीचे वायलेट होती है। वायलेट शॉर्ट वेवलेंथ होती है और रेड जो है वो क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है।
अब स्लाइफर ने ये ऑब्जर्व किया, अब हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वजह से लाइट की ऑब्जॉर्प्शन लाइंस डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जॉर्प्शन लाइंस एक सर्टेन पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हैं लाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर, मगर कुछ गैलेक्सीज ऐसी थी जिनसे आने वाली लाइट जो थी उसकी ऑब्जॉर्प्शन लाइन, जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो रेड की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो गई, फिर उससे नीचे वाली भी रेड की तरफ शिफ्ट हो गई, करते करते सारी रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये चीज जो है, इसने इस बात से ये अंदाजा लगाया कि ये जो गैलेक्सीज हैं जो जिनकी वेवलेंथ रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये सारी की सारी हमसे दूर जा रही है, ठीक है। और जिनकी ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही हैं या फिर वायलेट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, वो जो है वो हमारी तरफ आ रही हैं। तो हबल ने क्या किया, इसने सारी डिस्टेंट स्पाइरल गैलेक्सीज को स्लाइफर की मेजरमेंट्स के साथ कंपेयर किया और इसने कंक्लूड किया कि सभी गैलेक्सीज सवाए हमारे लोकल ग्रुप की गैलेक्सीज के अलावा हमसे दूर जा रही है। यानी सभी लोकल ग्रुप के अंदर को 25 से 30 गैलेक्सीज हैं, ठीक है। एंड्रोमेडा है सबसे बड़ी है, फिर मिल्की वे उससे छोटी है और बाकी छोटी छोटी काफी सारी गैलेक्सीज हैं जो कि हमारे लोकल ग्रुप के अंदर हैं। इनके अलावा सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, सभी की लाइट जो है रेड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो फिर हबल का एक लॉ उसने पेश किया। ये लॉ क्या, हबल लॉ क्या कहता है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिसेशनल वेलोसिटी एंड गैलेक्सी डिस्टेंस, कि जी कितनी दूर जा रही है वेलोसिटी, कितनी दूर एक गैलेक्सी हमसे है और उसके दरमियान और कितनी तेजी से वो मजीद दूर जा रही है, इन दोनों के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है। यानी जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है उसकी हमसे दूर जाने की स्पीड उतनी ज्यादा है, ठीक है जी। और गैलेक्सीज दैट आर इवन मोर डिस्टेंट आर मूविंग अवे फ्रॉम अस एट फास्टर वेलोसिटीज। तो जो गैलेक्सीज हमसे ज्यादा दूर हैं वो हमसे उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर जाती हुई जा रही हैं। तो ये बेसिकली किस बात का प्रूफ था, बिग बैंग का प्रूफ था, जो कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी की इक्वेशन से निकलता है और ये साबित हो गया कि बिग बैंग हुआ था। अभी आगे बातें चलेंगी। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि हम क्या सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं कि नहीं, ये मुझे बड़ा अर्से तक मुझे समझ नहीं आती थी जब तक लॉरेंस क्राउस ने अपनी इस बुक में ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन नहीं किया। ये राइट साइड पे आप देखें डायग्राम है, ये शायद इसमें भी आपको सही तरीके से समझना है, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि इमेजिन करें, क्योंकि आप हर चीज़ जो फैल रही है, पहले इसको समझने के लिए ये देखें कि एक गुब्बारा लें, उस गुब्बारे में कुछ नुक्ते लगाएं। जब आपने उस गुब्बारे पे कुछ नुक्ते लगाए, आप उसके अंदर उसके अंदर हवा डालें, उसको भरें, तो आप देखेंगे कि गुब्बारा जूं जूं बड़ा हो रहा है तो जो नुक्ते हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो जो अभी एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है, तो उस तरह आप उस यूनिवर्स को बबल, उस गुब्बारे की तरह समझें कि इसको ये एक्सपैंड हो रही है और बीच में ये जो नुक्ते हैं ये गैलेक्सीज हैं। अगर t = 1, अगर फर्ज करें टाइम 1 है, उसके अंदर जो लेफ्ट पे जो ये है, ये माउस पॉइंटर सर नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है सर, माउस पॉइंटर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये जो ये t1 है फर्ज करें और ये t2 है, यानी कुछ अरसे बाद अब आप इसमें जो है थोड़ी सी जगह जो है, स्पेस जो है आपस में बदल गई। अब इमेजिन करें कि गुब्बारा जो है फैल गया। अब इसको देखने के लिए कि हम कहां पे हैं, क्या हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि हमें जहां पे हम हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, हमें हर चीज अपने से दूर जाती हुई नजर आ रही है और जो जितनी दूर है वो उतनी ज्यादा स्पीड में आपस में एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। तो जब हम इसको अब इसको समझने के लिए अब एक नुक्ते को इसको उठा के इसके ऊपर इंपोज करें, तो आप ये देखेंगे, अब ये जैसे यहां पे आ गया, तो आप ये देखेंगे कि जब ये तो उसके ऊपर पूरे तरीके से गैलेक्सी आ गई जिस तरह आनी थी, लेकिन जो ये करीब है वाला गैलेक्सी है ये आधी दूर है, आधी थोड़ी सी दूर हो गई है। जो उससे दूर वाली है वो उससे डबल स्पीड में दूर हो चुकी है। और इसी तरह आप देखेंगे कि सारी की सारी गैलेक्सीज जो हैं जो ये एक दूसरे से दूर होती गई हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये हमारा अपना बायस है कि हमें लगता है कि हमसे हर चीज दूर जा रही है, लेकिन बाकियों से भी हर चीज। अब इसी को आप रिपीट कर सकते हैं समझने के लिए कि बजाय इसके कि ये जो हमने अगर इस सितारे को इसके ऊपर रखा है, इसकी जगह अगर आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो आपको उसी तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे अब यही T1 और T2 जो है यही हम रखेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि उधर भी वही हो रहा है जो इधर हो रहा था।
तो बेसिकली इसमें कहने का मकसद ये, आपको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि यूनिवर्स हमें अपने पॉइंट से लगता है कि हमसे दूर जाती जा रही है, लेकिन वो हर चीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। सर इसमें ऐड करना चाहें आप इसको और समझाने के लिए? इसको बात को समझने वाली वो है जो हारिस ने बात की है कि गुब्बारे के ऊपर आप निशान लगाएं और गुब्बारे को फैलाना शुरू करें। तो बेसिकली वो निशान एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे होते, गुब्बारा फैल रहा होता है, ठीक है, गुब्बारा बड़ा हो रहा होता है। मतलब ये है कि ये नहीं है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मसला ये है कि गैलेक्सीज के दरमियान में जो स्पेस है ना वो एक्सपैंड हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी ब्रेड के अंदर आप तिल डाल दें और छोटा सा पेड़ा होगा, आप उसे ओवन के अंदर रखें, वो बड़ा होने लग जाएगा। जितने भी तिल होंगे उसके अंदर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, यानी एक देखेंगे एक हमारी गैलेक्सी है और हमारी गैलेक्सी से एक 100 मिलियन या फिर 200 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे एक और गैलेक्सी है, और उससे 200 मिलियन के फासले पे एक और गैलेक्सी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारी गैलेक्सी और जो हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे गैलेक्सी है उसके दरमियान एक डिस्टेंस है, ठीक है, और उसके दरमियान एक स्पेस है। ऐसा नहीं है कि हमारे से जो दरमियान वाली गैलेक्सी है जो हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे है वो हमसे दूर जा रही है तो वो 200 मिलियन वाली के करीब जा रही है, नहीं। हो क्या रहा है कि हमारे और 100 मिलियन लाइट ईयर्स वाली गैलेक्सी के दरमियान जो स्पेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, और वो उतना ही एक्सपैंड कर रहा है जितना जो 100 मिलियन वाली से 200 मिलियन लाइट ईयर्स वाली के दरमियान स्पेस है। तो ऐसा होगा कि हमसे जो 100 मिलियन वाली है अगर वो 200 मिलियन वाली पे पहुंच जाएगी तो उससे जो 200 मिलियन वाली है वो उससे भी 200 मिलियन पे पहुंच जाएगी। तो क्या होगा कि हमारी गैलेक्सी के और जो 200 मिलियन वाली थी उसके दरमियान स्पेस जो है वो 400 मिलियन का हो जाएगा, मगर उसका जो दरमियान वाली है उससे हम भी 200 मिलियन पे होंगे और उससे जो अगली वाली है वो भी 200 मिलियन पे होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नहीं, उनके दरमियान जो स्पेस है वो एक्सपेंड हो रहा है, इस वजह से हमारा और उनका डिस्टेंस आपस में बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, अब देखें एक और बड़ी समझने वाली बात है यहाँ पे कि लाइट की स्पीड जो है वो क्या है, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक क्या है, वो कांस्टेंट है। और ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट एक सूरज से निकली है उसे 8 मिनट हमारे तक आने में लग रहे हैं, ठीक है, और अगर सूरज के और हमारे दरमियान स्पेस कांस्टेंट है तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि लाइट जो है वो हम तक आते हुए उसकी वेवलेंथ उसकी जो है ना वो रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो स्पेस, अगर स्पेस स्टैटिक है तो लाइट की स्पीड सिमिलर ही हम तक पहुंचेगी, ठीक है। मगर क्या हो रहा है कि लाइट इसलिए एक्सपैंड हो रही है विद इन इस डिस्टेंस के क्योंकि स्पेस एक्सपैंड हो जाता है तो लाइट जो है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वरना अगर एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है और उसने हेडलाइट जलाई है, उसकी लाइट हमारी तरफ आते हुए उस पर डॉपलर इफेक्ट नहीं लगता है, ना एक उसकी टेल लाइट लगी हुई है गाड़ी की, तो ऐसे भी नहीं होता कि गाड़ी हमसे दूर जा रही है तो उसकी लाइट पे भी जो है वो डॉपलर इफेक्ट लग रहा है, उस पर नहीं लगता है, ठीक है। मगर क्योंकि लाइट के ऊपर डॉपलर इफेक्ट सिर्फ एक ही सेंस में लग सकता है, वो क्या है, अगर स्पेस इन इटसेल्फ खुद एक्सपैंड हो रहा है तो लाइट के ऊपर डॉपलर इफेक्ट लगेगा, वरना लाइट के जो जैसे साउंड के ऊपर डॉपलर इफेक्ट लगता है सेम मैकेनिज्म से लाइट पे नहीं लग सकता है, ठीक है, क्योंकि लाइट एक चीज जो आपकी तरफ भी आ रही है उसकी लाइट भी आपके तक उसी स्पीड पे आ रही है जो आपसे परे जा रही है उसके मुताबिक। तो कभी भी लाइट के ऊपर डॉपलर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक केस में लग सकता है, अगर यूनिवर्स इन इटसेल्फ स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज क्या हो रहा हो, एक्सपैंड हो रहा हो। यहाँ पे एडविन हबल ने एस्टिमेट लगाया, जब उसने सारी चीज़ें कैलकुलेट की तो उसने देखा कि एस्टिमेटेड दैट द गैलेक्सीज दैट आर 3 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम आर रिसीडिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर सेकंड। उसने ये देखा कि जो गैलेक्सी हैं जो 3 मिलियन या 30 लाख नूरी साल के फासले पर हैं, वो जो रिसीड कर रही हैं उनकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो एस्टिमेट है ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं था, क्योंकि अगर इसको हम if everything started moving away from each other, it would have been moving away at a faster pace earlier and should be slowing down because of gravitational attraction. तो ये वो कह रहे हैं कि अगर हर चीज हमसे दूर जा रही है तो it would have been moving away at a faster pace earlier, यानी इससे पहले जो थी, जब ये काम शुरू हुआ था तब तो ये और तेज हमसे दूर जा रहे होने चाहिए थे, क्योंकि हर चीज ग्रेविटी की वजह से अब तक स्लो हो चुकी होनी थी।
क्योंकि जो चीज़ें अब दूर हो रही हैं इसका मतलब इससे पहले और तेज़ी से जा रही होंगी। तो बहरहाल उसने इस एस्टिमेट में उसने हबल ने एनालिसिस बनाया और उसने कहा कि जो बिग बैंग है वो तकरीबन 1.5 अरब साल पहले हुआ होगा। तो हबल ने जो नारा लगाया था वो 1.5 अरब साल का था, लेकिन उसको उसी वक्त ही 1929 में भी इस चीज़ का पता था कि ये जो इसकी कैलकुलेशनें हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो सवाए कुछ पादरियों के ओहायो में जो रहते हैं कि दुनिया सिर्फ 6,000 साल पुरानी है, पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को पता था कि दुनिया जो है, हमारी ज़मीन जो है वो तकरीबन 3 अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो जब दुनिया 3 अरब साल हो सकती है पुरानी, तो कायनात कैसे 1.5 अरब साल पुरानी हो सकती है? सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? ठीक है सर, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट इसमें पता चलता है कि यूनिवर्स किस तरह, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आए और हमें कैसे पता चलता है कि इसकी एवोल्यूशन हुई है इस यूनिवर्स की। कि ये कहा जाता है कि जब बिग बैंग हुआ उस वक्त उस जगह का टेम्परेचर 1 अरब डिग्री केल्विन था। 1 अरब डिग्री केल्विन इसका टेम्परेचर था। और इस टेम्परेचर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के दरमियान, वो जो भी होता है वो फिर ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं। यानी इतना हाई टेम्परेचर होता है कि ये चीज़ें उस वक्त काम नहीं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बड़ी स्पीड में हो रहे होते हैं। और फॉलोइंग दिस प्रोसेस, जब जैसे जो हमने आपको शुरू में वो यूनिवर्स की दिखाई थी कि किस तरह अर्ली इन्फ्लेशन हुई और किस तरह ये यूनिवर्स एकदम बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हुई शुरू में, तो उस वक्त जब यूनिवर्स को साथ साथ जाहिर बात है टेम्परेचर भी उसका कम होता गया, तो ये देखा गया कि जो वी कैन प्रिडिक्ट हाउ फ्रीक्वेंटली दिस प्राइमेवल न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट्स विल बाइंड टू फॉर्म द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। यानी ये जब टेम्परेचर ठंडा हुआ तो देखा कि किस तरह सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो उस तरतीब में बनना शुरू हुए। तो व्हेन वी डू सो वी फाइंड दैट एसेंशियली नो न्यूक्लियाई बियॉन्ड लिथियम। तो ये देखा जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी एलिमेंट जो है लिथियम से भारी जो है वो नहीं बन सकता था। द थर्ड लाइटेस्ट न्यूक्लियस इन नेचर फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमेवल फायरबॉल, यानी एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग लिथियम से ज्यादा भारी एलिमेंट कोई भी बन ही नहीं सकता था। और ये ऑब्जर्वेशनल एविडेंस जो है, जो ये इन कैलकुलेशंस को कंफर्म करता है। ये इस वक्त कायनात का क्या था, 75% जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे वो हाइड्रोजन के बन गए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का हिस्सा बन गए। 25% जो है वो हीलियम के बन गए और सिर्फ 1 in 10 अरब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो लिथियम के बनते थे। इससे पता, और यही आपको बताता है कि ये इस चीज का सबूत है, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स का होना ही और बाकी किसी एलिमेंट का ना होना एट द मोमेंट ऑफ अर्ली यूनिवर्स, और यही कंपोजिशन उसकी आज भी है। ये इस चीज का सबूत है कि जो कायनात हमारी जब बनी है वो कितनी डेंस और गर्म थी, और उससे सिर्फ ये 3 लाइट एलिमेंट्स ही बन सकते थे। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसमें मेन बात ये है कि जी देखें, शुरू में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि आज जैसे जमीन पे हम रहते हैं, बड़ी बहस होती है अक्सर, हारिस को मेरे चैनल पे लोग आके करते हैं कि जी ओ जी जमीन जी, ये तो जैसे हारिस ने नाम लिया ओहायो वाले इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का, वो ये मानते हैं कि जमीन जो है वो सूरज और बाकी सब चीजों से पहले बनी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता है कि जमीन जो है वो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जमीन बाकी स्टार्स से पहले बन सके। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर हैवियर एलिमेंट्स ही हैं। रॉकी प्लैनेट जमीन जैसे जो है वो हैवियर एलिमेंट से ही बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, आयरन, निकल, कोल, कार्बन, जो भी आप लगा लें, ये सब हैवियर एलिमेंट्स हैं। अगर जमीन जो है बाकी स्टार से पहले बनी होती तो इसके अंदर सिर्फ लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम ही होनी चाहिए थी। और लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम से आप कोई लाइफ नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनसे लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती उनसे। तो फिर क्या आप करेंगे? क्या हो सकता है? फिर क्या पॉसिबल भी है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी? लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। और यूनिवर्स, मैं कहता हूं कि यूनिवर्स पहले 1-2 अरब साल भी यूनिवर्स के अंदर शायद प्लैनेट्स बहुत मुश्किल से बहुत थोड़े प्लैनेट्स होंगे। शायद एक अंदाजे के मुताबिक हम प्लैनेट्स की पहली एज में ही रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब सितारे मरते हैं, सुपरनोवा होते हैं, जितने हैवियर एलिमेंट्स उनके अंदर बनते हैं, जब उनको वो यूनिवर्स में फैलाते हैं, उनसे ही प्लैनेट्स बनते हैं। यानी जब बिग बैंग हुआ था तब प्लैनेट्स पॉसिबल ही नहीं थे। तो
तो सर, और जो सिंपल स्टार्स हैं सूरज जैसे, उनमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही होती है जो और कार्बन फ्यूजन तक ये हमारा सूरज जो है सिर्फ कार्बन तक कर सकता है फ्यूजन, अच्छा। इससे ज्यादा ये कर भी नहीं सकता। हाँ, सिर्फ लेकिन कार्बन लेकिन तक। हमें ऑब्वियसली और हमें और भी जरूरत है। तो सर इसका मतलब जो कुरान की जो तरतीब है कि जमीन पहले बनी और फिर सितारे बने, ये फिर गलत हो गया काम, ये तो हाँ, ये चेकमेट बाइबल हो की भी गलत है, बाइबल की भी गलत है, वो गया। भी अच्छा। यही, वो भी यही, ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। मतलब जिस बंदे को कॉस्मोलॉजी का पता है कि भाई, जिसको फिजिक्स का ही पता है ना कि पहले बिग बैंग में सिर्फ 3 एलिमेंट्स पैदा हुए थे, और वो ये सोचे कि नहीं नहीं जमीन पहले बनी थी, कि हम बड़े इंपॉर्टेंट है, रब ने पहले हमें जमीन बना के दी, बाकी सब कुछ फिर बनाया, वो बेवकूफ है बस, और कोई बात नहीं उसके बारे में कही जा सकती। तो ये जिस तरह गालिब ने भी आपको बताया कि ये पे जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी आपको ये लोहा, कार्बन से ऊपर के, और जिसमें आयरन, निकल वगैरह हर चीज बीच में आ जाती है, ऑल द हैवियर एलिमेंट्स वर क्रिएटेड इन द फायरी कोर्स ऑफ द स्टार। जो बड़े स्टार थे, जो हमारे सूरज से बड़े स्टार्स थे, जब वो तबाह सुपरनोवे के साथ जब वो फटते हैं, जब वो मरते हैं, तब उनके अंदर से जो प्रोडक्ट निकलती है वो उनमें हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, और जो फिर बाद में कोएलेस करते हैं, और फिर उनकी वजह से हमारे जैसा एक छोटा सा जो ब्लू प्लैनेट हमारे जैसा ज़मीन बनी, और उसके अंदर ये जो हमारे अंदर कैल्शियम है, सिलिकॉन, कार्बन बेस्ड जो लाइफ है, ये हाइड्रोकार्बन जो हैं, ये जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इन बड़े सितारों के फटने की वजह से हुआ है, वरना ये मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए जो पहली जनरेशन स्टार्स की मरी, उन्होंने इस तरह के हैवियर एलिमेंट्स छोड़े, ये जो आप केले खाते हैं बड़े मज़े से जिसके अंदर पोटेशियम होता है, ये सारे उन सितारे अगर वो तबाह ना होते, अगर सिर्फ सूरज जैसे सितारे ही होते तो वो ना होते। इसलिए, और जहां पे सोलर सिस्टम आज है, यहां पे कोई बड़ा सितारा फटा होगा आज से 4 अरब साल पहले, उससे भी बल्कि पहले, हमारी ही कहकशां में, तो जो इस खला के हिस्से में जो ये हैवियर एलिमेंट्स थे, उन हैवियर एलिमेंट्स फिर इन प्लैनेट्स का हिस्सा बने, और उनमें से जब लाइफ स्टार्ट हुई, तो इसमें एक वो ये लॉरेंस क्राउस अक्सर बताता होता है, बड़ी पोएटिक सी बात अपने तरफ से करता है, कि जो आपके दाएं हाथ में जो कुछ एटम्स हैं, वो हो सकता है किसी और सितारे से आए हों, और जो आपके बाएं हाथ में जो एटम्स हैं वो किसी और सितारे के फटने से आए हों। तो टेक्निकली हम वाकई ही जो सितारों की जो धूल है, हम उनके बच्चे हैं। Over the course of the history of our galaxy, about 200 million stars have exploded. यानी हमारी कहकशां में ही, मिल्की वे कहकशां में ही तकरीबन 20 करोड़ के करीब सितारे जो हैं फट चुके हैं। अब बंदा पूछे, मैं आई नो ये रिलीजन के ऊपर ये बात नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जब ये कायनात का हम साइज देखते हैं, और ये क्या कोई कुरान को या बाइबल को पढ़ने के बाद कह सकता है कि उन लोगों को इन तादाद का भी कोई अंदाजा था, या इनको कोई इस चीज पे कोई, क्या वो सोच भी सकते थे जिन्होंने कुरान लिखा या बाइबल लिखी कि 20 करोड़ के करीब सितारे फटे, वो क्या कर रहे थे, उनका क्या मकसद था? इनको कुछ पता ही नहीं होगा, इनको तो समझ ही नहीं होगी। यानी मैं फिर उधर चला जाऊंगा आगे। एज ऑफ द यूनिवर्स सर। अच्छा जी, टाइप 1 है सुपरनोवा, जिसका पहले मैंने बताया था। टाइप 1 है सुपरनोवा ऐसे होते हैं कि जो अपने कंपेनियन स्टार से मटेरियल चोरी करते हैं, फिर उनकी एक स्टैंडर्ड ब्राइटनेस होती है जिसको चेक किया जा सकता है कि वो कितने दूर है हमसे देख के उनकी ब्राइटनेस को, ठीक है। तो फिर जब रेड शिफ्ट को मेजर करते हैं, और इन सितारों से जो लाइट आ रही होती है मुख्तलिफ गैलेक्सीज में, हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि उस गैलेक्सी की कितनी वेलोसिटी है हमसे दूर या करीब आने की। और फिर हम जब इन वेलोसिटीज को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट पता लग जाता है। हबल ने जो पहले एक्सपेंशन रेट किया था कैलकुलेट, उसके मुताबिक उसने कहा था कि यूनिवर्स 1.5 अरब साल पुराना है, जो कि गलत था। बाद में इसकी करेक्शन हुई और आज हमारे पास हबल कांस्टेंट की बड़ी सही वैल्यू है। तो जब हर गैलेक्सी के अंदर 100 साल में एक सुपरनोवा होता है, ठीक है। यानी हमारी गैलेक्सी के अंदर जो पिछला सुपरनोवा था वो कब हुआ था? जब जोहानस केपलर जो है वो जिंदा था, ठीक है। और ये एक कॉस्मोलॉजी में एक बात मशहूर है कि जब कोई ग्रेट कॉस्मोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमर होता है दुनिया में, तभी सिर्फ सुपरनोवा होते हैं स्टार, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, बड़ी सारी टेलीस्कोप्स हैं, उन्होंने उनको पैचेस ऑफ स्काई पर लगाया होता है, और
आप एक अंगूठा उठाएं, जब आप जमीन पर खड़े होकर अंगूठा उठाएं, आर्म लेंथ पे रखें और आसमान की तरफ रात के करें, उस अंगूठे के पीछे कितनी गैलेक्सीज होंगी? 1 लाख गैलेक्सीज आपके अंगूठे के साइज के अंदर 1 लाख गैलेक्सीज होंगी। तो हर मतलब, और इनके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। सो हर रात क्या होता है जब हम गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप्स के जरिए, तो क्या होता है कि इन्हें कोई ना कोई सुपरनोवा डिस्टेंट गैलेक्सीज में मिल ही रहा होता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, इंसान ने जो टेलीस्कोप्स के जरिए एस्ट्रोनॉमी शुरू की है, हमारा जो यूनिवर्स का मैप है वो साथ साथ एक्यूरेट होता जा रहा है, और हमारा जो हबल कांस्टेंट की वैल्यू है वो मजीद से मजीद एक्यूरेट होती चली जा रही है। तो बहुत से ग्रुप हैं जिन्होंने हबल कांस्टेंट किया कैलकुलेट, और इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो लेस देन 10% है। जो नया नंबर है वो क्या कहता है कि 70 किलोमीटर पर सेकंड उन गैलेक्सीज के लिए जो हमसे 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, हबल ने 500 किलोमीटर पर सेकंड कहा था रिसेशन वेलोसिटी, मगर यहाँ पे जो है हमें, जब हम मजीद एक्यूरेट हुए हैं तो हमें 70 किलोमीटर पर सेकंड का पता चला है। तो इसके रिजल्ट में हमें क्या पता लगा कि यूनिवर्स की लाइट जो एज है वो तकरीबन 13.8 बिलियन जो है वो ईयर्स है, रेदर देन 1.5 बिलियन ईयर्स। तो ये दास्तान है